हेलो एवरीवन। तो हम उत्तराखंड पीसीएस आरओ और ईओ के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें से हमने ज्योग्राफिकल सेटअप, सैलिएंट फीचर्स ऑफ उत्तराखंड, हिमालय और क्लाइमेट पढ़ लिया है। आज हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे और पूरी वीडियो देखना। कंप्लीट सिलेबस होगा, तो ये मत सोचना कि ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, यही सब एग्जाम में आएगा। आप लोग के पढ़ने का तरीका अलग होगा, लेकिन जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर विश्वास रखें। उससे पहले हम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं, जो कि 1998 में एक रूल आया था, जिसमें बोला गया था कि जो इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, जो कि लगभग है 2.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, उसका 33% में फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। फॉरेस्ट या ट्री कवर 33% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में होना चाहिए, जिसमें से 60% हिली रीजन में होना चाहिए और 25% मैदानी इलाकों में होना चाहिए। अब हम उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आया था 2021 में, ठीक। ये 17th रिपोर्ट है। अब 2021 की रिपोर्ट है, अब 2023 की रिपोर्ट आएगी, वो आएगी 2024 में, 2024 के जनवरी के आसपास, ठीक है। तो जब ये ईओ का और आरओ का एग्जाम हो रहा होगा, तो इसी को फाइनल डॉक्यूमेंट मानिएगा, ठीक है। तो ये रिलीज कौन करता है? ये रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। पब्लिश कौन करता है? सर्वे वगैरह कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ पर है? देहरादून में। कब डेटा रिलीज हुआ था? 13 जनवरी 2022 को। 21 का डेटा 2022 की जनवरी को रिलीज हुआ। और इसके हिसाब से एरिया कितना है उत्तराखंड का? 53,483 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से कुछ मैदानी इलाके भी है, प्लेन्स एरिया भी है और कुछ हिली रीजन भी है। इस रिपोर्ट के हिसाब से फॉरेस्ट कवर उत्तराखंड का कितना है, ये हम पाई चार्ट से समझते हैं। जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो लगभग है 9.49%। मीडियम डेंस फॉरेस्ट है वो लगभग है 23.87%, ठीक है। स्क्रब्स लगभग 0.73% पे है और ओपन फॉरेस्ट है 12.12%। डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो ये आप समझ रहे होंगे, जहां पर ज़्यादा पेड़ है वहाँ वो वेरी डेंस फॉरेस्ट हो गया। अब ये समझने की ज़्यादा डिटेल में जाने की इसकी जरूरत नहीं है, बस इसकी जो सीक्वेंस है वो याद कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा है मीडियम डेंस फॉरेस्ट, फिर उसके बाद ओपन फॉरेस्ट, उसके बाद वेरी डेंस फॉरेस्ट, उसके बाद स्क्रब, उसके बाद है नॉन फॉरेस्ट। नॉन फॉरेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा ही है, जो भी बचा वो है नॉन फॉरेस्ट। उत्तराखंड के 53,483 स्क्वायर किलोमीटर में से कितना प्रतिशत फॉरेस्ट कवर है? वो है 45.44%, ठीक। अब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ रिपोर्ट है जो कि आ जाती है एग्जाम में। यहाँ से देखने के वजह हम सीधे ये टेबल देखेंगे, उसमें से पूरा से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एरिया दिया है डिस्ट्रिक्ट का, और उस एरिया में से कितने एरिया में फॉरेस्ट कवर है वो दे रखा है। इधर फिर कितना परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया पर फॉरेस्ट कवर है या ट्री कवर है, और पिछले 2019 की तुलना में कितना उसका बड़ा है, घटा है। 2019 में भी रिपोर्ट आई थी, 2019 रिपोर्ट जो कि 16th रिपोर्ट थी। पौड़ी गढ़वाल, ये एरिया वाइज दिया हुआ है। पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, फिर नैनीताल में है, फिर उत्तरकाशी में है, फिर पिथौरागढ़ में है, फिर चमोली में है, फिर टिहरी, फिर अल्मोड़ा, ठीक है। सबसे कम वो जो फॉरेस्ट कवर है वो उधम सिंह नगर, उसके बाद हरिद्वार। तो टॉप 2 जान लेते हैं। पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज्यादा एरिया, नैनीताल में सबसे, उसके बाद सबसे कम एरिया फॉरेस्ट कवर का है उधम सिंह नगर में, और उससे कम है, थोड़ा सा उससे ज्यादा है हरिद्वार, ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से नैनीताल नंबर 1 पे आता है। नैनीताल की टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के लगभग 71.62% में फॉरेस्ट कवर है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है चंपावत, 69.32%, ठीक है। सबसे कम प्रतिशत अगर देखें तो उधम सिंह नगर की है, 16.84%, और हरिद्वार की उससे थोड़ी सी ज्यादा है, 24.74% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। पिछले 2019 की तुलना में कितना बढ़ा कितना घटा वो हम देख लेते हैं। नैनीताल में सबसे ज़्यादा 2.93% का गेन हुआ फॉरेस्ट कवर में। उसके बाद देहरादून में हुआ 2.89% का। उधम सिंह नगर में 3.71% की कमी आई है, ठीक है। मान लो 100 पेड़ थे तो अब 97 से भी कम पेड़ रह गए, घटे हैं यहाँ पर बढ़ने के बजाय। हरिद्वार में भी घटे हैं, -1.31%। चंपावत में भी परसेंटेज घटी है, बागेश्वर में भी घटी है, मतलब पेड़ लोग ज्यादा काट रहे हैं, उगा कम रहे हैं। टिहरी में भी घटी है, ठीक है ना। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर पेड़ उगे कम और काटे गए ज्यादा, नुकसान ज्यादा हुआ है। ये रैंकिंग है, जरूर देख लेना, ये एग्जाम्स में आती है। फॉरेस्ट कवर में 63% गढ़वाल रीजन में है और 37% कुमाऊं रीजन में है। अब कुछ एरिया है जो फायर प्रोन है हमारे उत्तराखंड में। एक्सट्रीमली फायर प्रोन फॉरेस्ट कवर सिर्फ 0.20% है। सबसे ज्यादा मॉडरेटली फायर प्रोन, और उससे भी ज्यादा है लेस फायर प्रोन एरिया, 55.71%, ठीक है। तो रैंकिंग ऐसी दी है जिस हिसाब से कैटेगरी है, उसका कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब फॉरेस्ट परसेंट बेस्ड ऑन द हाइट, मतलब जितना टोटल फॉरेस्ट कवर है उसमें से कितनी हाइट पर कितने पेड़ हैं।
0 से 300 मीटर तक की हाइट में 12.8% फॉरेस्ट कवर है, 300 से 600 में 12.3%, 600 से 1200 में 16.3%, 1200 से 1800 में 22.3% और 1800 से 3000 में 28.8%। तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर पाया जाता है वो 1800 मीटर से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है, और उससे थोड़ा सा कम पाया जाता है 1200 से 1800 मीटर तक की ऊंचाई में। लगभग मोर देन 50% जो फॉरेस्ट कवर है वो 1200 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई में पाया जाता है। मैदानी इलाकों में नहीं पाया जाता, वो पूरी तरह से खेती के लिए यूज हो रहा है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है जो अब हम पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ फॉरेस्ट या फिर वेजिटेशन उत्तराखंड में कौन से हैं। तो टोटल 8 टाइप्स के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, कोनिकल फॉरेस्ट, माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, सब अल्पाइन एंड अल्पाइन फॉरेस्ट, अल्पाइन ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स, और आखिरी में टुंड्रा इक्विवेलेंट वेजिटेशन। एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट 750 से 1200 मीटर की हाइट में पाया जाता है। ये सब हिमालयन रीजन में पाया जाता है। सब हिमालयन रीजन कौन सा रीजन है? हिमालय के सदर्न पार्ट को सब हिमालयन रीजन कहते हैं, सदर्न पार्ट को, जहां पर हाइट 600 से 1200 मीटर की होती है। इसके जो इंपॉर्टेंट ट्री है वो है साल ट्री। उसके अलावा सेमुल, खेर और बंबू ट्री भी पाए जाते हैं। ये जो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो सदर्न स्लोप्स में 750 मीटर तक फैले हुए हैं और नॉर्दर्न स्लोप्स में 1200 मीटर तक। अगला है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में अपने लीव्स एक साथ शेड करते हैं, अपने लीव्स एक साथ गिरा देते हैं। परमानेंट जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग टाइम पे अपने ट्रीज के पत्ते गिराते हैं। लेकिन डेसिडुअस फॉरेस्ट में कई बार ऐसा होता है कि पानी की कमी होने की वजह से एक ही समय में कंप्लीटली, जिसे कहते हैं पतझड़ का मौसम आ गया, पतझड़ करते हैं। ठीक, इसमें सेमुल, गूलर, जामुन और बेर के पेड़ इंपॉर्टेंट है। ये लगभग 1500 मीटर तक की हाइट पर उस जगह पाए जाते हैं जहां पर रेनफॉल बहुत कम होता है। उसके अलावा ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसको मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, डेसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब दे शेड लीव्स इन द ड्राई सीजन। ये 1500 मीटर तक की हाइट पर पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये पाए जाते हैं शिवालिक रेंज में और दून वैलीज में। इसके इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं टीक, जिसको हम सागवान भी बोलते हैं, जिससे फर्नीचर बनता है, शहतूत, जिसे मलबरी बोलते हैं। उसके अलावा पलास के पेड़, साल के पेड़ और बम्बू के पेड़ भी पाए जाते हैं। चौथे नंबर पे है कोनिकल फॉरेस्ट। कोनिकल फॉरेस्ट का शेप ऐसा होता है, ठीक है, आपने देखा होगा तो अगर पहाड़ों में गए हो तो इस तरीके के पेड़ ज़्यादा दिखते हैं। इसको चीड़ या पाइन ट्री भी कहते हैं। ये जब चीड़ के पत्ते जब झड़ जाते हैं और सूखने के बाद यही आग लगाने का काम करते हैं। सबसे ज़्यादा आग इन्हीं के पत्तों से, इसी के सूखे पत्तों से लगती है। ये 900 से 1800 मीटर तक पाए जाते हैं और चीड़ एक डोमिनेंट ट्री है यहाँ पर। ठीक है, और ये किसी भी रॉकी सर्फेस या ड्राई एरिया में भी उग जाते हैं। उसके बाद आता है माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट। ये 1800 मीटर से 2700 मीटर तक पाए जाते हैं। इसमें चीड़, लेसर हाइट में चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं और जो हायर हाइट्स पे स्प्रूस, फर, देवदार, साइप्रस, सिल्वर फर इत्यादि पेड़ पाए जाते हैं। सदर्न स्लोप्स में बांज, ओक की एक प्रजाति है बांज, जो कि उत्तराखंड में पाई जाती है, वो पाया जाता है। उसके अलावा पॉपुलर, ब्लू पाइन और हिमालयन बर्च इसके अलग इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं। हिमालयन बर्च एक डेसिडुअस ट्री है, याद रखना, हिमालयन बर्च एक डेसिडुअस ट्री है इस तरीके का, और इसकी जो स्टेम होती है उससे भोजपत्र बनता है। ये जो स्टेम दिख रही है इसकी, उससे भोजपत्र बनता है। ओक की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं उत्तराखंड में, बांज, मोरू और खरसू। ये ओक का पेड़ है, ये ओक की पत्ती है। ठीक है, ये हाइट के हिसाब से माउंटेन टाइप फॉरेस्ट डिवाइडेड हो रखा है। 1000 से 2000 मीटर तक को वेट टेम्परेट फॉरेस्ट बोलते हैं, जहां पर ओक और चेस्टनट पाया जाता है। 1500 से 3000 मीटर तक टेम्परेट फॉरेस्ट विथ कॉनिफर्स, जिसमें पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सेडार आदि पाए जाते हैं। ज़्यादातर सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयंस में पाया जाता है। 3000 से 3600 मीटर तक टेम्परेट फॉरेस्ट होता है और ग्रासलैंड्स भी होते हैं। यहाँ पर पर्चेस, पाइन, जूनिपर, सिल्वर फर आदि पाए जाते हैं। ठीक है, अब सब अल्पाइन और अल्पाइन फॉरेस्ट, ये 2700 मीटर से ऊंचे स्थानों में पाया जाता है उत्तराखंड में। इसमें सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस और देवदार इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं। उसके अलावा रोडोडेंड्रोन, जिसको बुरान से बोला जाता है, वो भी पाया जाता है। ऑयल कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा ही होता है इन पेड़ों में, और इसीलिए ये कच्चे होते हैं ना तो भी बिना सूखे हुए भी ये जल जाते हैं। उसके अलावा अल्पाइन ग्रासलैंड एंड श्रब्स होता है, जो कि 3000 से 3600 मीटर तक पाया जाता है। इसके जो इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं यहाँ पर जूनिपर और विलो पाए जाते हैं। विलो वही होता है जिससे क्रिकेट बैट बनाया जाता है, बहुत अच्छी लकड़ी होती है क्रिकेट बैट बनाने के लिए।
और यहाँ के जो ग्रासलैंड्स है उनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, बुग्याल, पयार, मिडोस या अल्पाइन पोस्चर। ये जून से सितंबर तक ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि बाकी टाइम पे इनमें बर्फ पड़ जाती है। जून से सितंबर तक ये बहुत अच्छा ग्रासलैंड का काम करता है। और जो नोमैडिक पीपल है जैसे पारसी, बकरखाल, गुज्जर और गड्डीज अपने जानवरों को इन मैदानी इलाकों में लाते हैं, इन ग्रासलैंड्स में लाते हैं उनको भरण पोषण करने के लिए। उसके अलावा इन रीजन में फ्लावर्स भी पाए जाते हैं जैसे फैन कमल, ब्रह्म कमल, कस्तूर कमल, सोम और अतिश इत्यादि फ्लावर्स भी पाए जाते हैं। और मेडिसिनल प्लांट्स भी यहाँ पर मिलते हैं जैसे गुग्गल, जटामासी, कूट और रतन ज्योति। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है उत्तराखंड के लिए, अल्पाइन ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स। उसके बाद आखिरी है टुंड्रा इक्विवेलेंट वेजिटेशन, जो कि 3600 से 4800 मीटर तक पाया जाता है। 4800 मीटर से ऊपर परमानेंट स्नो जोन है, परमानेंट स्नो लाइन है 4800 में, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्नो मिलता है और कुछ नहीं मिलता। 3600 से 4800 मीटर तक जो टुंड्रा वेजिटेशन है जैसे कुछ ग्रासेस हो गई, मॉसेस हो गया और लाइकेंस हो गया। लाइकेंस देखो इस तरीके का होता है, फफूदी टाइप का लगता है ये, और मॉसेस ऐसे ग्रासेस टाइप का लगता है। मॉसेस रियल में एक प्लांट है, लाइकेंस क्या है, लाइकेंस एक फफूद फंगस जिसे बोलते हैं, और एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ये इसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रोवाइड करता है और फंगस क्या करता है, इसको एरिया, एल्गी को रहने के लिए एरिया प्रोवाइड करता है। अब हमारा ये वेजिटेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर टोटल फॉरेस्ट का 70.46% आता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर 13.76% आता है, वन पंचायत के अंदर 15.32% और कुछ प्राइवेट और अदर इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है 0.46% ऑफ द फॉरेस्ट। बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट देख लेते हैं। पहली बात कुछ डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं जैसे ये मेडिसिनल प्लांट्स प्रोवाइड करता है, सुगंधा, शतावरी, स्पाइसेस जैसे हींग, तेजपत्ता इत्यादि हमें इससे मिलते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी हमको फॉरेस्ट से मिलते हैं जैसे कलर, पॉलिश बबूल के पेड़ों से, कलर या ड्रिंक बुरांस से, फर्नीचर बम्बू या रिंगाल से, पेपर बनाते हैं हम बर्च की स्टेम से, भोजपत्र से, मैच स्टिक बनाते हैं हम घोड़े और चीड़ की लकड़ी से, क्रिकेट बैट बनाते हैं हम विलो पेड़ से, पैकिंग बॉक्स बनाते हैं हम स्प्रूस ट्री से और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं हम साग ट्री से। ठीक है, कुछ इसके अलावा इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं जैसे ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, सॉइल की फर्टिलिटी बनाए रखता है क्योंकि जब पत्ते गिरते हैं तो वो ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करते हैं और वो ऑर्गेनिक मैटर फर्टिलिटी का काम करते हैं, यूरिया वगैरह रिलीज करते हैं मिट्टी में और वो फर्टाइल बनाते हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन और CO2 को स्टेबल करते हैं। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये लोग CO2 को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को एमिट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट है वहाँ पर ज़्यादा रेन होती है, रेनफॉल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाइल्ड लाइफ का ये एंड बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन रखते हैं। बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। जितनी ज़्यादा स्पीसीज होगी उतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। ठीक है, नॉर्मल शब्दों में। बाकी एनवायरनमेंट में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सब के बारे में, अभी हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स देख लेते हैं। चरक संहिता में उत्तराखंड को मेडिसिनल गार्डन बोला गया और उसके अलावा हिमवंत औषधम भूमि भी बोला गया। उत्तराखंड में लगभग 500 मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं जो कि आयुष पद्धति की ट्रीटमेंट के लिए बहुत उपयोगी हैं। आयुष पद्धति क्या है? आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स हैं जैसे झूला जो कि सांभर, गरम मसाला इत्यादि के लिए उपयोग होता है, हवन सामग्री या फिर इंसेंस मटेरियल के लिए भी यूज होता है। ब्राह्मी जो कि मेमोरी बूस्टर का काम करता है। घिंगारू जो कि हार्ट और कार्डियो डिजीज को क्योर करता है। भेंकल जो कि आर्थराइटिस के लिए बहुत उपयोगी है और भूटिया समाज इसका उपयोग करता है। उसके अलावा ममीरा जिसको येलो हर्ब भी बोला जाता है वो आंखों के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी है। उसके बाद है धूमर जो एक केमिकल टक्साल रिलीज करता है जो कि कैंसर को ट्रीट करने। मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह और वेजिटेशन फॉरेस्ट के बारे में पूरा हो गया। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स प्रिजर्वेशन किस तरह से किया जाता है, कितने नेशनल पार्क है, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड मूवमेंट्स एक अलग टॉपिक है, तो वो सब चीज़ हम अलग से करेंगे। तो फिलहाल हमने फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।